देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथ्स, ठीक है। और बेसिक मैथ्स में भी हम लोग पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, है ना, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। तो अब कि भैया पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ते हैं या संख्या प्रणाली से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी पहला अगर बेसिक पढ़ाता है तो नंबर सिस्टम भी पढ़ाता है। तो कभी सोचे नहीं कि भाई नंबर सिस्टम से क्यों चालू था। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हर लाइन में बोलते हो। मतलब आप दिन से सुबह से रात तक ऑब्जर्व करो तो आप कहीं ना कहीं हर लाइन में कोई ना कोई नंबर बोल देते हो। जैसे अभी आप कोचिंग आए होगे या कहीं पढ़ रहे होगे क्लासेस में, तो क्या बोलोगे कि मैं 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर से आता हूँ, ठीक है, या 2 किलोमीटर दूर से आता हूँ, तो क्या है, नंबर है। अगर आप बोलोगे कि मैं 150 रुपए का पेट्रोल डाला तो क्या है, नंबर है। 150 क्या है, रुपया है, ठीक है। या मैं 100 की स्पीड से गाड़ी चला लेता तो क्या है, 100 क्या है, नंबर है। मतलब कोई भी बात आप करते हो, जैसे सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस नंबर है, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी चीज में बात करते हो तो नंबर आता ही आता है, ठीक है। तो अब आप सोचो जब हर जगह नंबर आता है, रुपयों में, पैसों में, हर जगह नंबर आ रहा है, नंबर का ही बात हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी नंबर को समझते हैं कि नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नंबर क्या होता है। आप दिन भर नंबर का बात करते हो, 1 2 3 100 1000 करोड़, बहुत सारी बात करते हो नंबर, लेकिन आप में से कितने लोग ये बता सकते हो कि नंबर की परिभाषा क्या होती है, नंबर क्या होता है। आप समझ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नंबर, तो आप में से कितने लोगों को बता दोगे कि नंबर क्या है, कोई बता पाएगा। तो कुछ लोगों को पता भी होगा कि नंबर क्या है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूं। देखो नंबर क्या होता है, डिजिट का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर। मतलब अंकों का समूह क्या कहलाता है, एक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज नंबर, या नंबर क्या होता है, या संख्या क्या होती है, तो उसका आंसर क्या बोलना है, उसका आंसर बोलना है कि संख्या अंकों का एक समूह होती है, या नंबर जो होता है डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। अब दूसरा बात कि चलो ठीक है सर, नंबर समझ में आ गया कि नंबर जो होता है अंकों का समूह होता है, या संख्या डिजिट का कॉम्बिनेशन होती है, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये डिजिट क्या होता है, ये अंक क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और नंबर तो इन्फिनिटी होती है, मतलब आप नंबर कितना होता है, अनंत होता है, 1 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़, जो सोचोगे उससे भी बड़ा एक नंबर पॉसिबल होगा। तो संख्या तो अनंत होती है, तो फिर डिजिट भी अनंत होता है क्या, क्योंकि डिजिट के कॉम्बिनेशन से तो नंबर बनता है। तो नहीं, डिजिट कितना होता है, 10, मात्र कितनी डिजिट होती है, 10। तो आप चाहो तो लिख भी लेना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास कितनी डिजिट होती है, 10 डिजिट होती है। इतना समझ में आ गया। और इन 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से, इस 10 अंकों के मिलने से क्या बनता है, एक नंबर बनता है। और नंबर कितना होता है, अनंत होता है, और डिजिट कितना होता है, 10 होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई, जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूं, जैसे मान लो कि 7 8 6, मान लो एक नंबर लिखा हूं, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये 3 डिजिट का मिलने से बना है। तो ये नंबर कौन सा है, 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 3 अंकों वाली एक संख्या है। जैसे मैं लिखता हूं 1 4 5 6 7, तो इसमें कितने डिजिट है, ये एक संख्या बनी, ठीक है। ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, कितने डिजिट से मिलकर बनी है, तो ये संख्या बनी है टोटल 5 डिजिट से मिलकर। तो ये संख्या कौन सी है, 5 डिजिट वाला एक नंबर है। इतना बात समझ में आया, ठीक। अब इस नंबर में कुछ कुछ खास बात होती है, जैसे एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू, जैसे अंकित मान। जैसे मान लो 7 8 6, तो इसमें दिख क्या रहा है, छेद दिख रहा है ना। तो इसका अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, फेस वैल्यू, किसकी बात करें, अभी मैं 2 आपको बात बता रहा हूं, एक अंकित मान फेस वैल्यू, ठीक है, और अगला बताऊंगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़े हो इकाई दहाई सैकड़ा, हम बचपन में पढ़ते हैं। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा का ये उस प्लेस का वैल्यू, उस स्थान का मान है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। तो जैसे इसके प्लेस का वैल्यू क्या है, प्लेस का वैल्यू क्या है, 1, मतलब इकाई का अंक क्या होता है 1, दहाई का अंक क्या होता है 10, और सैकड़े का अंक 100। तो ये इसके किसका वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू। लेकिन अगर कोई बोले कि फेस का वैल्यू, अंकित मान क्या है, तो देखो इसके फेस का वैल्यू 6 ही है, जो दिख रहा है। फेस मतलब क्या, जो दिखता है, तो इसके फेस का वैल्यू 6 ही है, इसके फेस का वैल्यू 8 ही है, और इसके फेस का वैल्यू 7 ही है। तो ये इसके क्या हो गए, फेस वैल्यू हो गया, और जो दिख रहा है, और ये इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समय के हिसाब से बढ़ते जाता है। जैसे मान लो मैं यहां एक और संख्या लिख लूं, मान लो मैं यहां लिख लेता हूं 9, तो इसके प्लेस का वैल्यू क्या होगा, 1000। ये इसके किसका वैल्यू होगा, प्लेस का वैल्यू, और इसके फेस का वैल्यू क्या होगा, 9 ही
रहेगा। तो इतना बात समझ में आया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब एक और इसको लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है उसको बोलते हैं विस्तारित रूप। लेकिन उसके पहले आप लोग में से बता सकते हो, जैसे मैं कोई एक नंबर लिखूं, सिंपल सा है, जैसे मान लेता हूं मैं ये लिखता हूं 4 5 6 7 8, तो इसका प्लेस का वैल्यू क्या होगा पता है? देखो फेस का वैल्यू क्या होगा, फेस का वैल्यू आप सोचो, इसके फेस का वैल्यू मन में सोच लो, फेस का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, फेस का वैल्यू 4, और प्लेस बोलूं तो क्या होगा, प्लेस का वैल्यू होगा, सबको याद आ गया, समझ में आया? प्लेस का वैल्यू कितना होगा, 10,000। कितना होगा इसके प्लेस का वैल्यू? 10,000, बिकॉज 1 10 100 100 और 10,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसके ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 10, ये किससे होगा 100 से, और ये कितना होगा 1000, और ये कितना होगा 10,000। तो इसके प्लेस का वैल्यू कितना होगा 10,000। अब एक हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप किस तरह से लिखते हैं। कितने लोगों को पता है कि किसी भी नंबर दे दूं तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर हम लोग को लिखना है 786 का एक्सपेंडेड फॉर्म, की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, क्या पढ़ने वाले अभी टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म, या हिंदी में बोलते हैं इसको विस्तारित रूप। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो बहुत सिंपल सा, आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, और वो अभी पता चल गया है। ठीक है, अब ये जो 6 है, 6 का इकाई का क्या होता है 1, तो 6 into 1 लिखेंगे। ठीक है, इसका 8 into 10 और इसका 7 into 100, और इसको अगर आप ऐड कर दो तो ये जिस फॉर्म में लिखे हो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप। समझ में आ गया? और अगर आप इस सबको ऐड करो तो ये 700 होगा, ये 80 होगा, और ये 6 होगा, तो ये क्या होगा 786। ये इसका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तारित रूप। इतना बात समझ में आया? अब जैसे मान लो आपको मैं क्वेश्चन भी दे देता हूं, आप इसको करके रखना। जैसे मान लो ये लिख दिया 8 4 3 2 1, इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो आप लिखते रहो, मैं तब तक मिटाता हूं जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाओ कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करूंगा, मैं बताता हूं, और आप लोग देखना सही है कि नहीं। ठीक है, या इसका विस्तारित रूप। तो देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 1 into 1, सही बात है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 2 into 10, 3 into 100, 4 into 1000 और 8 into 10,000, और बदले में इसको क्या करना है, फिर सबको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बना ये क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग को 2-3 बात सीख गए। फेस वैल्यू समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू समझ में आ गया, डिजिट समझ में आ गया, टोटल डिजिट 10 होता है ये समझ में आ गया, नंबर अनंत होता है ये समझ में आ गया, और डिजिट की कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में विस्तारित रूप से कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो बहुत काम आता है। जैसे मान लो मैं रैंडमली कोई नंबर लिख रहा हूं, 45 10 3 2 5 7 9 18, मान लो ये लिख दिया। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें कंफ्यूजिंग क्या होता है कि कौन सा असेंडिंग और कौन सा डिसेंडिंग। फिर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर मैं बोलूं आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम तो समझ नहीं आता। आरोही में लोग अवरोही लिख देते हैं, अवरोही में आरोही। तो इसका भी आज कंफ्यूजन में एकदम दूर कर दूंगा। कभी डाउट नहीं आएगा कि अगर कोई बोला आरोही क्रम क्या होता है तो आप एकदम से लिख दोगे, और कोई बोला अवरोही क्रम क्या होता है तो एकदम से आप लिख दोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको मैं बोलता हूं आरोही लिखो तो अवरोही लिखते हो, अवरोही बोलो तो आरोही। समझ में आ गया? पहले आप देखो कि आरोही क्रम होता क्या है। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। ये इसका एकदम टेक्निकल नाम हो गया, आरोही क्रम टेक्निकल हुआ, और जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले आप लिखो सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले सबसे छोटा, इसके बाद इसका बड़ा नंबर क्या होगा 3, उसके बाद उसका बड़ा नंबर 5, उसके बाद उसका बड़ा नंबर 7, उसके बाद उसका बड़ा नंबर 9, फिर 10, फिर 18 और फिर 45। ये जो आपने लिखा है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और अंत में सबसे बड़ा नंबर, ये जो नंबर होता है, ये जो क्रम आपने लिखा है इसको बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये समझ में आ गया?
यहां तक कोई दिक्कत? और इसी को रिवर्स लिखो, मतलब सबसे पहले लिखो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे पहले लिखो सबसे बड़ा नंबर, फिर इससे छोटा नंबर, फिर इससे छोटा नंबर, फिर यहां रिवर्स 9, 9 के बाद 7, 5, 3, 2। ये कौन सा क्रम हुआ? घटते क्रम हुआ। इसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम। कौन सा क्रम? घटते क्रम। और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। तो ये समझ में गया, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ा और अंत में सबसे बड़ा, ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़े समय बाद क्या प्रॉब्लम आता है कि सर कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर, या कौन सा आरोही क्रम, कौन सा अवरोही क्रम। क्योंकि अगर कोई बोलेगा बढ़ते क्रम में लिखो तो इसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कोई बोले बढ़ते क्रम में लिखो तो भाई कोई भी लिखेगा सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और कोई बोलेगा कि घटते क्रम में लिखो तो नाम से ही समझ में आ रहा सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन अगर बोला आरोही क्रम लिखो तो कंफ्यूजन हो सकता है और होता भी है। तो इसको कैसे याद रख सकते? देखो नाम से समझो, अवरोही, थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है निगेटिव टाइप, अवरोही मतलब रोकने वाला, ठीक है। तो जहां ऐसे फीलिंग आए, अवरोही, देखो देखो आरोही ऐसा आ रहा है ना, बढ़ रहा है आरोही, और अवरोही मतलब ऐसे रुक गया, अवरोही। तो जहां ऐसे रुकने वाला बात आएगा समझ लेना वो निगेटिव है। निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। समझ में आ गया? ठीक। और आरोही ऐसे पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, आरोही, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। समझ में आ गया? आरोही ऐसे फीलिंग आ रहा है ना, आरोही तो छोटा से बड़ा, और अवरोही, अवरोही तो फिर रोकने वाला, तो फिर बड़ा, छोटा, छोटा। तो समझ में आया? अगर कोई बोला आरोही तो एक पॉजिटिव फीलिंग आया, तो छोटा, बड़ा, 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 और अवरोही मतलब रुकने वाला, अव रोक दिया ना, तो अवरोही मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये बहुत ध्यान रखना कि कौन से में बढ़ते क्रम है, कौन सा घटते क्रम है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो ये दो बात क्लियर हुआ। एक नंबर आप लिख लेना, और मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको कमेंट करके आप चाहो तो बता सकते हो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैं एक नंबर कोई भी लिख लेता हूं, 7, 15, 3, 2, 18, 5, 10। इसका आप कमेंट करके असेंडिंग ऑर्डर भी लिख देना और डिसेंडिंग या आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, इसका आप कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो इसको बहुत डिटेल समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं HCF पढ़ाऊंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक में ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो एक होता है फैक्टर, ठीक है, सब लोग इसको पहले अच्छे से समझना, फिर चाहो तो नोट्स बना लेना। ठीक है, अब फैक्टर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड। अब ये फैक्टर क्या होता है? जैसे कोई नंबर मैं देता हूं, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखा 3 या एक नंबर लिखा 15, तो 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है या 3 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखो 3 का फैक्टर, फैक्टर हर वो नंबर जो 3 को पूरी तरह भाग कर दे, हर वो नंबर जो 3 को पूरी तरह भाग कर दे वो 3 के गुणनखंड या 3 के फैक्टर होते हैं। जैसे एक 3 को पूरी तरह भाग करेगा ना, तो एक 3 का फैक्टर है। 3 भी 3 को पूरी तरह भाग करेगा, 3 भी 3 का फैक्टर है। जैसे 15 का, एक 15 को पूरी तरह भाग करता है तो एक इसका फैक्टर है, एक इसका गुणनखंड है। उसके बाद 3 इसको पूरी तरह भाग करेगा तो 3 15 का गुणनखंड है, 3 15 का फैक्टर है। 5 15 को पूरी तरह भाग करेगा तो 5 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद आप बताओ 15, तो 15 भी इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है। तो हर वो नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरह भाग कर देता है, पूरी तरह डिवाइड कर देता है, वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है, वो उसका गुणनखंड कहलाता है। इतना बात समझ में आया? जैसे एक रैंडमली नंबर 12 ले रहा हूं, तो आप बताओ, आप लिखो इसके फैक्टर लिखो। मैं 1 सेकंड रुकता हूं, आपको क्या करना है? 12 का क्या लिखना है? गुणनखंड लिखना है, 12 का फैक्टर लिखना है। आप चाहो तो वीडियो को रोको और 2 सेकंड में इसका फैक्टर लिख दो, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं। तो देखो, 1 12 को पूरी तरह भाग कर देगा, 2 12 को पूरी तरह भाग कर देगा, 2 छिके 12, 3 12 को पूरी तरह भाग कर देगा। ठीक है, उसके बाद 4
12 को पूरी तरह भाग कर देगा, सही बात है। उसके बाद 6 12 को पूरी तरह भाग कर देगा और अंत में 12 भी 12 को पूरी तरह भाग कर देगा। तो ये सारे नंबर इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं या गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये समझ में आ गया गुणनखंड क्या होता है? हर वो नंबर जो इस दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, पूरी तरह भाग कर देता है। और पूरी तरह भाग करने का मतलब है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नंबर इसको पूरी तरह भाग करते तो ये इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अभी मैं आपको सिखाता हूं प्राइम नंबर क्या होता है। हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग सीखे असेंडिंग ऑर्डर सीख लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम नंबर, ठीक है। हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है, वो सीखने वाले हैं कि सब प्राइम नंबर क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। प्राइम नंबर में कितने तरीके से समझाऊंगा? 2 तरीके से। पहला है कि हर वो नंबर, ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हो, ना 2 से कम बनना चाहिए ना 2 से ज्यादा बनना चाहिए, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली फिक्स 2 फैक्टर बनते हैं, 2 गुणनखंड बनते हैं, ना 2 से कम बनना चाहिए ना 2 से ज्यादा बनना चाहिए। अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर बना है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जिसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड बनते हैं, जैसे 1, इसका 2 गुण, जैसे 2 मानो, तो 2 का 2 गुणनखंड क्या होगा? एक होगा 1 जो इसको पूरी तरह भाग करेगा, एक होगा 2 जो इसको पूरी तरह भाग करेगा, इसके अलावा कोई है नहीं। तो इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर बने? 2 बने ना। तो 2 कैसा नंबर हो गया? 2 एक प्राइम नंबर हुआ। उसी तरह आप देखो 3 का, 1 और 3, इसके अलावा कोई बनेगा क्या? नहीं। तो 3 भी क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे 4 का देखो, 1 4 डिवाइड होता है, मतलब 1 4 को पूरी तरह डिवाइड करता है। क्या 2 4 को पूरी तरह डिवाइड करता है? करता है ना। और 4 भी 4 को पूरी तरह डिवाइड करता है। तो इसके कितने फैक्टर बने आप बताओ? इसके 3 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने? कितने गुणनखंड बने? 3 गुणनखंड बने। और बनना कितना चाहिए? एग्जैक्टली 2 बनना चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनना चाहिए, ना ही 2 से कम। देखो कम का बात करें तो 1 का क्या फैक्टर बनाओगे? सिवाय 1 के कुछ बनाओगे? अगर मैं बोलता हूं 1 का फैक्टर बनाओ तो 1, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं बनते, 2 गुणनखंड नहीं बनते, तो 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अगर 2 फैक्टर से कम बना तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा, और 2 से ज्यादा गुणनखंड बना, ज्यादा फैक्टर बना, वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अच्छे से समझ में आया कि कौन से नंबर प्राइम कहलाते हैं? हर वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ना ही 2 से कम फैक्टर बनना चाहिए, ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर बनना चाहिए। मतलब हर वो संख्या जिसके गुणनखंड कितने बनने चाहिए? सिर्फ 2, ना ही 2 से कम बनना चाहिए ना ही 2 से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसी तरह अगला देखो 5 का भी, 1 और 5, इसके अलावा कोई तो 5 को भाग करता नहीं। लेकिन अगर मैं 6 लिखूं तो देखो इसका 1 भी भाग करता है, 2 भी भाग करता है, 3 भी भाग करता है और 6 भी, तो इसके 2 से ज्यादा बने ना फैक्टर, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का लिस्ट आपको पता है, 2 3 5 7 9 11। अब आप बताओ क्या 9 प्राइम नंबर है? 9 प्राइम नंबर नहीं है। अपन को ऑड नंबर थोड़ी लिखना है, ये 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि अब ध्यान से देखो 9 के गुणनखंड 1 है, ठीक है, 3 है, उसके बाद 9 है। तो क्या इसका एग्जैक्टली 2 गुणनखंड बना कि 3 बना? इसके 3 गुणनखंड बन गए, इसीलिए 9 प्राइम नंबर नहीं होता। ध्यान रहेगा ये बात। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसकी गुणनखंड कितने बने? 3 बने, और बनना कितना चाहिए? एग्जैक्टली 2। अच्छे से समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर का परिभाषा समझ में आया कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ना ही 2 फैक्टर से कम बनना चाहिए और ना ही 2 फैक्टर से
ज्यादा बनना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक। अब दूसरा परिभाषा क्या कहलाता है प्राइम नंबर का, उसको ध्यान से समझना। अभाज्य संख्या का, आप ये बात परिभाषा सुने होगी, ये आपके लिए नया होगा, ये गुणनखंड तरीके से आप पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन क्या सुने होगे आप अभाज्य संख्या का, कि ऐसी संख्या जो एक से भाग होती है और खुद से भाग होती है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये आप सुने होंगे कि ऐसी संख्या जो एक से भाग हो और अपने आप से भाग हो, इसके अलावा किसी से भागना, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। समझ में आ गया? आप सुने होंगे, ठीक है। लेकिन एक एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन सोचो, इस परिभाषा में भी एक के बारे में नहीं बताता, उसमें बोलता है कि ऐसी संख्या जो एक से भाग हो और खुद से भाग हो। तो भैया एक दोनों में सेट हुआ ना, एक से भी भाग होती है और खुद से भी भाग होती है, तो इस परिभाषा में गड़बड़ हो जाता है। तो वहां पर लिख देता है नोट करके, ऐसी संख्या जो एक से भागो और खुद से भागो, और नीचे में लिखा रहेगा लेकिन एक को छोड़कर। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता कि एक को क्यों छोड़ा जाता है, आप क्यों प्राइम नंबर में शामिल नहीं करते, वहां क्यों लिख देते हो एक को छोड़कर। लेकिन इसके पहले जो बताया मैं तरीका, तो अब समझ में एक को क्यों छोड़ा जाता है? एक को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वो दो फैक्टर नहीं बनाता। एक का कितना फैक्टर बनता है? सिर्फ एक फैक्टर बनता है। और अभाज्य या प्राइम नंबर का परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर बनता हो। तो यहां पर इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में सेट हो गया, लेकिन इसमें सेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऐसी संख्या जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर बनते हो, ये ज्यादा सही है। और इसका परिभाषा था ऐसी संख्या जो एक से भागो और खुद से भागो, लेकिन एक को छोड़कर। अब एक खास बात ये नोट करके लिखना, यहां से क्वेश्चन बहुत ध्यान आता है कई बार, कि दो क्या है अपना बताओ? दो प्राइम नंबर है ना, दो क्या है? दो हमारा प्राइम नंबर है। इसमें खास बात यह है कि दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, दो एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, ऐसी सम संख्या है जो क्या है? प्राइम है। दो के अलावा कोई इवन नंबर पॉसिबल नहीं है जो प्राइम है। पूछो कैसे? देखो, दो का अगला इवन नंबर 4 होगा, तो 4 का तो 3 फैक्टर बन गया ना, 1 2 4, ठीक है। 6 का तो और ज्यादा हो जाएगा, फिर तो धीरे बढ़ते ही जाएगा। तो दो और दो सिर्फ एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है। तो अगर कोई पूछे कि एकमात्र इवन नंबर जो प्राइम है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो कौन सी संख्या है? वो 2। तो अब आता है सर ये इवन नंबर क्या होता है ना? आप इवन नंबर भी बता दो। तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग होती है, ठीक है। अगर अब आप बोलोगे ना सर इवन नंबर बताओ, तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग होती है उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। और ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ये अच्छे से समझ में आया? अगर कोई पूछे कि इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग होती है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग होती है उसको सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या या ऑड नंबर। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वो क्या कहलाती है? ऑड नंबर। यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है कि सर कौन सी संख्या 2 से भाग होती है ना? ये अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सी संख्या 2 से भाग होती है और कौन सी संख्या 2 से भाग नहीं होती। ये हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका है कि कौन सी संख्या 2 से भाग होगी और कौन सी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। तो अगर मैं कोई ऐसे नंबर लिखूं 4 5 6 7 या 8 मान लो, 8 और 9, तो क्या ये सम संख्या है? नहीं, ये एक विषम संख्या है। और सम संख्या लिखूं तो 4 5 6 7 8, तो ये क्या है? एक सम संख्या है। तो अब आपको कैसे पता? देखो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 3 5 7 9 इनमें से कुछ है तो वो एक ऑड नंबर है। वो एक क्या है? ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और ये कभी भी 2 से भाग नहीं होगी। समझ में आया क्या बोला मैं? ऐसी संख्या जिसके इकाई का यूनिट डिजिट, ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट क्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9। अगर इनमें से कुछ है तो वो क्या है? एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर कभी भी 2 से भाग नहीं होता। तो ऑड नंबर की पहचान समझ में आया। और इवन नंबर की पहचान ये है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 है, या तो 8। इनमें से अगर कुछ है तो वो एक इवन नंबर है। वो एक कौन सी संख्या है?
सम संख्या है और ये 2 से भाग होती है। तो 2 से भाग की समझ में आए, ऐसी संख्या जिसके इकाई-अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो वो संख्या 2 से भाग होगी, और अगर वो संख्या 2 से भाग हो गई है तो वो एक इवन नंबर है। ऐसी संख्या जिसका इकाई-अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ है तो वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी और वो एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है। तो आज का समझ में आया। आज पहला क्लास है, ज्यादा नहीं पढ़ाता, इतना ही रखता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। आप प्राइम नंबर अच्छे से पढ़ के आना ताकि मैं कंपोजिट नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और वहां पर प्राइम नंबर को एक बार और अच्छे से बता दूंगा, और इसका नोट्स बना लेना, और जो भी अपने फ्रेंड हो, दोस्त हो, उसके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। धन्यवाद।